2019 इंडिया के मार्केट के अंदर कोविड-19 की एंट्री हो जाती है और उसके बाद में होता है क्या, फार्मा और ग्रोसरी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी उछाल आती है। इंडिया का ग्रोसरी मार्केट एज पर मार्केट रिसर्च 2023 तक $10 बिलियन तक टच कर जाएगा और इस मार्केट में अगर कोई बड़ा प्लेयर है तो वो है बिग बास्केट। बिग बास्केट आज के डेट में साल का 8,000 करोड़ रुपए की ग्रोसरी ऑनलाइन बेचता है। 26 सिटीज़ के अंदर बिग बास्केट अवेलेबल है, 6 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिग बास्केट का बिजनेस मॉडल क्या है, उसने क्या बिजनेस चैलेंजेस फेस की और उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है, कैसे उसने $1 बिलियन बिजनेस बनाया। तो मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे और आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। तो शुरुआत होती है 1999 से। 1999 के अंदर सारे फाउंडर जिन्होंने बिग बास्केट को बनाया उन्होंने बनाया था फैब मार्ट को। फैब मार्ट जो था ना, उस समय जो है वो टॉयज़ और ग्रोसरी जो है वो ऑनलाइन बेचता था, लेकिन उस समय इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, इंडिया ज़्यादा डिजिटाइज नहीं था, उसके वजह से कंपनी को जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसी के साथ साथ 2004-2002 के बीच में जो है वो .com बबल भी बस्ट हो गया, जिसके वजह से कंपनी को और लॉस हुआ और बाद में जाके इन्होंने कंपनी को जो है वो ब्रिक एंड मोर्टर एक ग्रोसरी सप्लाई चेन कंपनी को अपनी कंपनी fabmart.com जो है वो बेच दी। उसके बाद में 2011 में ये सारे फाउंडर्स एक हो जाते हैं और शुरुआत करते हैं बिग बास्केट की। 2011 के अंदर वी.एस. सुधाकर, हरि मेनन, वी.एस. रमेश, विपुल पारेख एंड अभिनय चौधरी, इन सारे लोगों ने मिलकर बिग बास्केट की शुरुआत की। लेकिन बिजनेस करना आसान नहीं होता। आप जब बिजनेस के अंदर एंट्री ले लेते हो तो आपको जो है वो अल्टीमेटली चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। क्या चैलेंजेस आए ये जानते हैं एक एक करके। कंपनी को 2 चैलेंजेस शुरुआत में आए। सबसे पहला चैलेंज ये आया कि यार इतने सारे दुकान हैं आज के डेट में, गली मोहल्ले के अंदर किराना दुकान आपको देखने को मिलती है, तो कैसे कस्टमर्स को इन गली मोहल्ले की किराना दुकान से अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए। सेकेंड चैलेंज ये था कि होता क्या है कि कुछ कुछ कस्टमर जो होते हैं ना, वो गली मोहल्ले की दुकान से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सामान लेते हैं, लेकिन जब उनकी मंथली शॉपिंग की बात आती है ना, तो वो सिटी के अंदर जाते हैं, एक होलसेल दुकान को ढूंढते हैं और वहाँ पे अपनी मंथली शॉपिंग जो होती है किराना की, वो वहाँ से वो अपनी परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब प्रॉब्लम को ड्रिल डाउन करते हैं तो पता चलता है कि इन लोगों की भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन लोगों को डिस्काउंट तो मिलता है बट इनको सामान ले जाने में और अपने घर पे ले आने के लिए भी खुद ही जाना पड़ता है, कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं दिया जाता। तो इन्होंने एक ऐसा काम किया, इन्होंने कहा क्यों ना हम एक पोर्टल ही बना देते हैं जो कि डायरेक्ट डिलीवरी को गाइड भी करेगा और टाइम डिलीवरी जो है वो घर पे भी जाएगी, प्लस डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और ऐसे करके इन्होंने जो है एक तरीके से अपने यहाँ पे कस्टमर लाना स्टार्ट किए। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी की, जिसके वजह से इन्होंने कस्टमर को अट्रैक्ट किया, वो थी डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी। डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो हर बड़ा स्टार्टअप इस्तेमाल करता है अगर उसे बड़ा बनना है तो, क्योंकि बिना डिस्काउंट दिए कस्टमर आपकी बिजनेस की, आपकी सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं करता है। अगर आपने उसे डिस्काउंट नहीं दिया तो यार आप नए ब्रांड हो, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। एक बार आपने उसे डिस्काउंट दे भी दिया ना तो भी वो सोचेगा कि यार चलो ले ही लेता हूँ, अगर अच्छी लगी तो वापस आऊँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो वो डिस्काउंट की वजह से आता है, अगर उसका आपकी सर्विस अच्छी लगती है तो वो आपके साथ ठहरता है। और कस्टमर को रोकने के लिए इन्होंने लॉयल्टी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर ये क्या करते थे, ये जो है अगर अपनी डिलीवरीज को लेट होती थी तो उसके ऊपर ये कस्टमर को जो है उस ऑर्डर के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते थे, 10% का, 20% का, जिसके वजह से अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो ये सोचता था कि अगली डिलीवरी अगर मुझे टाइमली नहीं होती है, थोड़ी भी लेट हो जाती है, तो मुझे उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, लेकिन डिलीवरी लेट होगी तब और डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे करके कस्टमर भी रिटेन हो रहा था। बट इतना डिस्काउंट दिया कैसे जा रहा था? इतना डिस्काउंट इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी जो है वो अल्टीमेटली इन्वेंट्री मॉडल का इस्तेमाल करती है। इन्वेंट्री मॉडल एक बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर कंपनी को इन्वेंट्रीज को रखना पड़ता है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी बाय डिफॉल्ट बल्किंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बल्किंग स्ट्रेटेजी के थ्रू आप बड़े आसानी से किसी भी बड़े प्रोडक्ट को या फिर अलग अलग प्रोडक्ट को बड़े लेवल पे प्रोक्योर कर सकते हो, जिसके बाद आप जो है वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंट देके आपके मार्जिन कट करके कस्टमर को एक्वायर करने में काफ़ी ज़्यादा हद तक कामयाब हो जाते हो। बट शुरुआत में इनका बिजनेस तो नया था, तो इनको कैसे पता चला कि इनको कौन से प्रोडक्ट लाने चाहिए? इसके लिए इन्होंने जो है वो अल्टीमेटली डेटा ड्रिवन अप्रोच यानी कि तीसरी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। इस स्ट्रेटेजी के अंदर अल्टीमेटली आपके पास डेटा होता है, आप डेटा के ऊपर सारी गेम खेलते हो और आपको डेटा ही बताता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन से एरिया में रखना चाहिए या फिर कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में रखना चाहिए, तभी जाके इनकी जो बल्कि स्ट्रेटेजी है वो एक सक्सेसफुल हो गई। बट अभी इनको बिजनेस जो है वो एक्सपांड करना था, एक ही सिटी में नहीं कर सकते, अलग अलग सिटीज़ में जाना जरूरी था। आज की डेट में 26 सिटीज़ के अंदर जो है ये अपनी सर्विसेज देते हैं,
लेकिन अगर आप इनके कॉम्पिटिशन भी देखोगे ना तो वो ज़्यादा सिटीज़ में देते हैं, बट इनके ऑपरेशन इतने अच्छे नहीं होते। बिग बास्केट अपने ऑपरेशन को बहुत सक्सेसफुली मैनिपुलेट करता है या फिर बहुत सक्सेसफुली ऑपरेट करता है अदर कॉम्पिटिटर्स। वो कौन सी स्ट्रेटेजी है? तो वो स्ट्रेटेजी है अल्टीमेटली रीजनल टेस्ट स्ट्रेटेजी। यहाँ पे बिग बास्केट क्या करता है? यहाँ पे बिग बास्केट डेटा गैदर करता है अपने सप्लायर्स से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से, जिसके वजह से उन्हें ये पता चलता है कि कौन सी नई सिटी के अंदर जब हम जाते हैं तो उस सिटी के अंदर कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। जब ये पता चलता है कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा बिकते हैं तो अल्टीमेटली बल्कि स्ट्रेटजी को रिपीट किया जाता है हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली जो है वो एक सेपरेट इन्वेंट्री बनाई जाती है उस पर्टिकुलर सिटी के लिए जो कि उस सिटी के सारे ऑर्डर्स को फुलफिल कर सके। हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू बड़े आसानी से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ना वो घट जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो बल्कि स्ट्रेटेजी का जब ये यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो इनको बड़े आसानी से अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में मदद मिलती है। बट रीजनल टेस्ट को ही काम नहीं ले सकते क्योंकि डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़ता है और सस्टेनेबल बिजनेस बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप डिस्काउंट देते रहोगे तो पैसा बनेगा नहीं, और पैसा बनेगा नहीं तो कोई और पैसा लाएगा नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो 5th नंबर की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, वो थी अल्टीमेटली प्राइवेट लेबल स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? अल्टीमेटली यहाँ पे इन्होंने जो है उनकी सेकंड स्ट्रेटेजी जो कि इनकी थर्ड स्ट्रेटेजी थी डेटा ड्रिवन अप्रोच, यहाँ पे इन्होंने इस डेटा का इस्तेमाल किया। अब डेटा इनके पास भर भर के है तो इनको मालूम है कि कौन से एरिया में कौन सा प्रोडक्ट बेचता है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, राइट। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है वो उसी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के अंदर बेचते हैं, यानी कि ये उस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अब जब आप खुद भी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो और बड़े स्केल के ऊपर करते हो तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम आ जाती है और अल्टीमेटली आपके मार्जिन बढ़ जाते हैं। मार्जिन बढ़ाने के लिए इन्होंने प्राइवेट लेबल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। ये अपने पोर्टल के ऊपर तो अपने प्रोडक्ट बेचते ही है, लेकिन इसके लिए इन्होंने जो है एक रास्ता ढूंढा जो कि था ऑफलाइन रिटेल स्ट्रेटेजी, जो कि इनकी 6 नंबर की स्ट्रेटेजी है। ऑफलाइन रिटेल स्ट्रेटेजी के अंदर ये क्या करते हैं, ये जो है अपने सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो 3000 से भी ज़्यादा रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं। उसी के साथ साथ होरेका मॉडल को भी फॉलो करते हैं। होरेका मॉडल का मतलब क्या होता है? होटल, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज। ये जितने भी B2B के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, ये वो सारे होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफेज और किराना स्टोर्स को बेचते हैं और वहाँ से भी पैसे कमाते हैं ताकि इनको प्रॉफिटेबिलिटी मिल सके। इसी मेन रीज़न की वजह से टाटा ने इनको एक्वायर किया था, क्योंकि इनके अपने खुद के भी प्रोडक्ट्स है प्लस इनके अपने खुद के रिटेल स्टोर्स भी है जो अभी इन्होंने रिसेंटली बेंगलुरु में स्टार्ट किया है और अभी बहुत बड़े स्केल में भी ये करने वाले हैं। प्लस 3000 से भी ज़्यादा छोटे किराना स्टोर से इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है, जिसके वजह से ये जो है वो हाइपर लोकल डिलीवरी मॉडल को बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और जो 3 घंटे के अंदर ये डिलीवरी करते हैं उसे का टाइम रिड्यूस करके उसे 1 घंटे में ला सकते हैं और ला भी रहे। प्लस क्विक कॉमर्स को भी ये जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, जो कि आपने ज़ेप्टो के अंदर देखा होगा 10 मिनट के अंदर आपकी घर पे अंदर जो है वो डार्क स्टोर की वजह से जो है वो ग्रोसरीज पहुंचाई जाती है। तो ये भी उसी मॉडल को फॉलो करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको इनका क्विक स्टोर भी देखने को मिलेगा या फिर क्विक कॉमर्स बिजनेस मॉडल भी देखने को मिलेगा बीबी डेली या फिर बीबी नाउ के रूप में, क्योंकि अभी टाटा की भी अपनी सुपर ऐप आ रही है तो उसके अंदर इसका इंटीग्रेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। यह था मेरा कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस जो मैंने बिग बास्केट के ऊपर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।